अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो एक तरफ पंजाब में हम देख रहे हैं कि बारिशों के नए सिलसिले दाखिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंध की जो साहिली पट्टी है उसकी जानिब एक समंदरी तूफान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि भारत के कुछ साहिली इलाके भी इसमें मौजूद हैं जहां पर इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। समंदरी तूफान बाइपरजॉय शदीद साइक्लोन में तब्दील, हाई अलर्ट जारी। आम इंतखाबात और पंजाब का मार्का, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुतहरिक। रूसी तेल की आमद, जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। और मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 बीनिश जॉर्ज भी होंगी आज नियो पाकिस्तान का हिस्सा। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बहरा अरब में आने वाले समुद्री तूफान बेपरजॉय के हवाले से, जो कि मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस तूफान के असरात कराची के साहिली इलाके में भी जाहिर होने लगे हैं, जहां समंदरी पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान गुज़श्ता 12 घंटों से शुमाल की जानिब बढ़ रहा है और तूफान के सबब समंदर में जो हवा की रफ्तार है वो बड़ी नाकाबिले यकीन है। 180 से 220 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान ये हवाएं चल रही। बिल्कुल ऐसा है और 14 जून तक समुद्री तूफान शुमाल की जानिब बढ़ेगा और 15 जून की दोपहर को तूफान जनूब मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। 15 जून की सुबह तक नाज़रीन समुद्री तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है, यही तलाते हैं। और जनूब मशरकी सिंध में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है, जहां ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में आज से 17 जून तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और यही कहा जा रहा है कि कराची, हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान जो हवाएं हैं वो 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। और ये खासा एक ताकतवर सिस्टम है जो एंटर होने जा रहा है, कराची के करीब से गुजरेगा और इससे कराची में कम से कम 50 या फिर 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्का, जिससे कमजोर इमारतें, खुदा ना खास्ता जो तामीरात है और जो कच्चे मकानात हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से केटी बंदर और अतराफ के जो इलाके हैं वहां 50,000 अफराद के इनखला का मंसूबा है। शाह बंदर के जजीरों से भी 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। और इसी हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ये कह रहे हैं कि तूफान के पेश नज़र शहर से बिलबोर्ड्स हटाए जा रहे हैं, अंडरपासेस को भी साफ किया जा रहा है और जो पंपिंग मशीनें हैं ये कहा जा रहा है कि वो भी पहुंचा दी गई हैं। और 17 ऐसे इलाके हैं जहां मशीनें पहुंचाई गई हैं, जहां बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब NDMA ने समुद्री तूफान बेपरजॉय के हवाले से कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने की और इस सिलसिले में तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। PDMA सिंध ने अवाम को भी हिदायत जारी की है कि तूफान की सूरत में घर की बिजली और गैस को बंद कर दिया जाए, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कह रहे हैं कि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जा रही हैं। और इस हवाले से उन्होंने मजीद भी ये कहा कि लोगों से इलाके से निकलने की नहीं, इल्तिजा नहीं करूंगा बल्कि मैं डिमांड करूंगा। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला जो जिला है वो सजावल होगा, इसलिए मैं पहले सजावल गया। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, उनसे मजीद इस हवाले से डिटेल्स जानते हैं। भैया सरफराज साहब, आपने वक्त निकाला, मैं जानना चाहूंगी कि तूफान अब सिंध की साहिली पट्टी से कितना दूर मौजूद है और समुद्री तूफान ने कितने रकबे को घेरे में ले रखा है? जी सरफराज साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, वही कराची के जनूब में कोई 470 किलोमीटर के फासले पर है, ठट्ठा से उसका फासला 460 किलोमीटर। अभी गुज़श्ता किसी हद तक थोड़ी सी कमी आई है, पहले उसकी स्टेज सीवियर तो अब वो वेरी सीवियर स्टेज। इसका मतलब है कि कोई 20 से 30 नॉटिकल माइल जो है उनकी रफ्तार कम या अभी भी खासी शिद्दत है उसकी। और ये ट्रैक है वो शुमाल की तरफ ही है, कल के बाद कर होकर शुमाल मशरक की जानिब। और 15 तारीख की दोपहर में किसी उस इंडियन गुजरात और हमारा जो मुल्क का सब सिंध है उसके दरमियान से गुजरेगा। ज़ाहिर जिस एरिया से साइक्लोन गुजरता है या जिस एरिया को टकराता है तो वहाँ पर शदीद आंधी चलने का अच्छा होता है, शदीद तेज बारिश अगले 2 से 3 दिन तक। और इसी तरह से उस एरिया में ऊंचाई काफ़ी है जब साइक्लोन स्ट्राइक करता है
तो यूँ ठट्ठा और सुजावल डिस्ट्रिक्ट जो हैं साउथ ईस्ट सिंध में साहिली इलाका इम्कान है। अदरवाइज तो सिंध की तकरीबन इससे पीछे हो जाएंगी। लोअर सिंध में शदीद बारिशें होंगी, उसमें ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर, खास पारकर, रकोट, ये सब अजला आ जाते हैं। शदीद आंधी और शदीद बारिशें वहाँ पर हो सकती हैं। और समंदर में रफनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो जो नशेबी इलाके होते हैं जो बिल्कुल अमूमन वो फिशरमैन की आबादियाँ होती हैं समंदर के साथ मिलकर मिले हुए, तो हाई टाइड की वजह से या हाई स्टॉर्म सर्ज की वजह से पानी अंदर दाखिल हो सकता है उन एरियाज में। ठीक है सरफराज साहब, कराची शहर को इस तूफान से कितना खतरा है और क्या आप समझते हैं जो शहरी हैं क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? देखिए, कराची को डायरेक्ट तो हिट नहीं करता, साइक्लोन दूर से निकलेगा, लेकिन ये कि जाहिर है उसका फैलाव या उसका गिराव जैसे कहते हैं ना, पेरिफेरी काफ़ी बड़ी होती है, तो कराची में भी आंधी भी चलने का खासा इम्कान है। और उसके साथ साथ तेज़ बारिश मतवक्के है 15 और 16 को 2 दिन खासकर। 14 को तो इतनी तेज़ नहीं, लेकिन 15-16 को तेज़ बारिश मतवक्के है यहाँ पर भी। तो इंतज़ामिया ने जैसे किया हुआ, कमिश्नर साहब ने 144 नाफिज करके सी व्यू या सी बीच की तरफ लोग ना जाएं, एहतियात ये करें। और अदरवाइज़ भी जब बारिश का तेज़ बारिश का स्पेल चल रहा हो, तो तेज़ आंधी साथ चल रही हो, तो उस वक्त मतलब ये कि कोई लूज स्ट्रक्चर जो उनकी ओट पे खड़ा ना हुआ चाहे, और इस तरह से बिल बोर्ड्स और जो बड़े पुराने बोसीदा दरख्त होते हैं उनके गिरने का खदशा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोल्स अगर तेज़ आंधी चले तो गिरने का खतरा होता है, तो उनसे बचाव के लिए करना चाहिए एहतमाम। अच्छा सरफराज साहब, कल वज़ीर आला सिंध की भी गुफ्तगू हुई, उनका भी यही कहना है कि जो सजावल है उसको ज़्यादा ख़तरात लाहक हो सकते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कितना इस वक्त डेंजरस जोन बना हुआ है सजावल का इलाका? जी, मैंने आपसे कहा ना कि ठट्ठा और सजावल दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मुझे उनकी मतलब कौन सा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि सजावल डिस्ट्रिक्ट नया बना है, तो केटी बंदर जो बिल्कुल साहिल के साथ है ना, केटी बंदर का इलाका है, उसके साथ खारोचान है, उसके साथ शाह बंदर है, उसके साथ जाती है, ये जो तहसीलें हैं या तालुका हैं, ये अब कुछ इसमें से सुजावल में आती होंगी, कुछ ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में आती होंगी, तो दोनों का कोस्टल पट्टी जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है सरफराज साहब, क्या वेपर जॉय की शिद्दत में कमी आ सकती है? और साथ साथ ये भी बताएंगे पाकिस्तानी समुद्री पट्टी के अलावा कहा जा रहा है हिंदुस्तान के गुजरात से भी ये टकराएगा? जी, शिद्दत में इसकी कुछ कमी आ गई है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कल रात तक तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। उसका मतलब ये कि 180 से 200 किलोमीटर या 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसके सेंटर के आसपास हवाएं चल रही थी। अब थोड़ी सी उसकी शिद्दत में कमी आई है, अब एक्सट्रीमली सीवियर से वेरी सीवियर में आया है, एक स्टेज नीचे आया है। लेकिन अगले 2-3 दिन में यही इम्कान है कि इसकी शिद्दत में मजीद कोई खातिर खा कमी नहीं आएगी। ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोन ही कोस्ट को हिट करेगा, इंडियन गुजरात को ज़ाहिर हिट करेगा, तो इसी तरह की खतरात हैं, तेज़ आंधी, तेज़ बारिश और लहरों की ऊंचाई। ठीक है सरफराज साहब, हमारे हुकूमती वसाइल आप किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं? हम इस वक्त इतने केपेबल हैं कि इस समंदरी तूफान का सामना कर सकते हैं, और हुकूमती इकदामात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हुकूमती इक़दाम पिछले 3-4 रोज़ से मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब भी उसमें शरीक होते हैं, और मैं भी कुछ मीटिंग्स में शरीक रहा हूँ। तो जितनी हमारी तरफ से अलर्ट या वार्निंग जा रही है उसके पेश नज़र वो ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। होपफुली कि इंशाअल्लाह नुकसानात से जिस इंसानी हद तक जिस हद तक मुमकिन हो सके उससे बचाव हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। शफकत, सीवीयू पर मैं देख रहा हूँ आप इस वक्त मौजूद हैं, तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, हुकूमत की जानिब से काफ़ी दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि कराची में जो बुनियादी काम है जिसका ऑर्डर बार बार दिया था कि बिल बोर्ड्स हटाए जाएँ, इतनी तेज़ आंधी तूफान आएगा तो बिल बोर्ड्स गिर सकते हैं, उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए अनवर, 2 रोज़ कबल जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया था कि शहर समेत जितने भी सूबे भर की जो साहिली पट्टी में जो बिल बोर्ड्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, बड़े साइन बोर्ड्स हैं, उन्हें हटाया जाए। लेकिन चंद एक ही जो है वो अब तक हटाए जा सकते हैं। अभी भी बड़ी बड़ी बुलंद इमारतों पर जो साइन बोर्ड्स हैं, जो बिल बोर्ड्स हैं, वो जू के तू मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने जो हमारी साहिली पट्टी है सिंध की उसका दौरा किया, जिसमें ठट्ठा है, सजावल है, बदीन है, इसके साथ साथ जो घोड़ा बाड़ी है, केटी बंदर है, इन इलाकों में गए। उन्होंने
वहाँ के अफसरान से ब्रीफिंग भी ली और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और ज़ैली इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट हैं और किसी भी मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा मसला बताया उन लोगों ने कि लोगों को जो है वो इन इलाकों से यहाँ से निकालना है, सेव करना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता तूफ़ान शिद्दत से टकराता है तो उनके घर तबाह हो सकते हैं, उनके मकानात तबाह हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से निकलना होगा। तकरीबन 1 लाख लोग जो इस तूफ़ान से मुतासर होने का उनका खदशा है, उन लोगों को जो है वो दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। न सिर्फ मुंतकिल किया जाएगा बल्कि ऐसे घरों में मुंतकिल किया जाएगा जो मजबूत हो, पुख्ता हो, ताकि जो तूफ़ान की शिद्दत है उसे वो झेल से। और उसके बाद जो है उन लोगों को जो है वो टेंट्स, मच्छरदानियाँ और दीगर जो सामान है जैसा किसी आफत के बाद दिया जाता है लोगों को, तो वो भी दिया जाएगा। वज़ीर सिंध ने कल लोगों से ये अपील किया कि वो हमारा साथ दें और जो जो इलाके गवर्नमेंट ने बताए हैं उनको इलाकों को जो है वो मीडिया के ताउन से जो है वो खाली कर दें, दूर चले जाएं, ताकि उनकी जान जो है वो बच सके। इस वक्त मैं कराची के साहिल पर मौजूद हूँ। तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो यहाँ हवाएं चल रहे हैं। समंदर की लहरें जो है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो काफ़ी तेज़ जो है आज हमें नजर, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो लहरों में शिद्दत और बढ़ जाती है और मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा 2 रोज़ जो है वो मौसम गर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद 15 तारीख को जो है मतवक्का है, पेशन गोई है कि ये तूफ़ान जो है वो कराची के मतलब भारत के साहिल से टकराएगा, लेकिन उसके असरात जो हैं वो कराची समेत जो साहिली पट्टी है पाकिस्तान की उसमें होंगे, जिसमें तेज़ बारिशें हैं। इसके साथ साथ जो है वो ज़्यादा तेज़ बारिशें और कम वक्त में होंगे, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान भी हो सकता है। जी अच्छा बताइएगा शफकत, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पस मंजर भी हम देख सकते हैं कि समंदर की लहरें जो हैं वो खासी तेज और हमें ऊंची दिखाई दे रही हैं। जो आम पब्लिक है तफरी के लिए वो साहिल समंदर का ही रुख करते हैं यूजली, तो उन पर अब पाबंदी लगाई जा चुकी है। मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर पुलिस का कोई अमला मौजूद है या नहीं? नबिया बिल्कुल, जो कराची का साहिल है जिसे CU के नाम से जाना जाता है, ये डिफेंस से शुरू होकर और क्लिफ्टन तक जाता है, तो दोनों तरफ में जो है वो पुलिस और DHA की जो नफरी है वो तैनात है। कल से जो है ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और आम लोगों को जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी घर भी हैं तो वहाँ तो वो नहीं रोक सकते उन लोगों को जाने से, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो समंदर का नज़ारा करना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। और इस वक्त भी जो कराची की साहिली पट्टी है उस पर बिल्कुल वीरान नज़र आ रही है। चंद एक लोग जो है वो हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और बोट्स हैं वो कराची जेटी पर खड़ी है और इसके साथ साथ उनको ये भी हिदायत की गई है कि इन लॉन्चों को, इन जहाज़ों को जो है मजबूती तरीके से बांधा जाए। उसके साथ साथ जो हमारे कराची एयरपोर्ट पर भी जो जहाज़ हैं उन्हें भी हिदायत की गई है कि सख्त रस्सियों से बांधा जाए, अगर तेज़ हवा से ये उड़ ना जाए। जी ठीक है शफकत, क्या कल कराची में कोई आम तातील का ऐलान किया गया अभी तक? अनवर, अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि देखिए स्कूलों और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की तो वैसे ही मौसम गर्मा की छुट्टियां चल रही हैं। जो दीगर इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो अपने कामों में और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, इसलिए छुट्टी का तो खैर सवाल पैदा नहीं होता। तमाम जो अफसरान हैं, हमने देखा कमिश्नर कराची भी जो है वो मौजूद थे ग्राउंड पर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी थे और ज़रिए अफसरान तमाम तर जो है वो सड़कों पर है। पुलिस जो है वो इस वक्त हमें सड़कों पर नज़र आ रही है और लोगों को जो है वो मना कर रही है समंदर जाने से। कल सुबह जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे वो समंदर में बिला खौफ व खतर नहा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है कल शाम से जो है वो सख्ती ज़्यादा बढ़ती गई है, जिसके बाद अब साहिल जो है वो खाली हो गया है और लोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस और जो DHA की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ में ज़रूर दिखाई दे रही है, लोगों को मना कर रही है, लेकिन इसके अलावा मज़ीद कोई शख्स जो है वो यहाँ पर नहीं है और लोगों को जो है समंदर से दूर किया जा रहा है। साथ साथ कल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने भी जो है जो अपने यहाँ के जो मकीन हैं उनको भी सर्कुलर जारी किया है कि वो भी किसी महफूज इलाके में चले जाएं ताकि तूफ़ान की मुमकिना जो तबाही है उससे वो बच सकें। जी शफकत, बताएगा कोई हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी नंबर, कोई हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किया गया है आवाम के लिए? नहीं नबिया, कल हमने जब वज़ीर सिंध से बात की तो फिल वक्त तो कोई ऐसा नंबर जारी नहीं किया, लेकिन जो कमिश्नर कराची के नंबर्स हैं जो ऑलरेडी पहले लोगों के पास हैं उन्हीं पर किसी भी हंगामी सूरत में रब्ता किया जा सकता है। वो नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, एड्स भी उनके चल रहे हैं। कोई नया नंबर, कोई ऐसा नया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर भी नहीं बनाएगा, लेकिन जो 1122 है उसको स्ट्रेंथन किया गया है और किसी भी हंगामी हालत से अगर किसी शख्स को कोई ज़रूरत पेश आती है तो वो
1122 को जो है वो पर रब्ता कर सकता है और जो भी उसकी मदद है वो 1122 कर सकती है, क्योंकि 1122 के साथ जो है वो पुलिस मुंसलिक है, इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी से मुंसलिक है, फायर ब्रिगेड मुंसलिक है। तो ये 3-4 इदारे जो है वो 1122 से मुंसलिक है और किसी भी हंगामी सूरत में जो है वो 1122 से रब्ता करके शहरी अपनी मदद को जो है वो पहुँच सकते हैं। जी ठीक है। तो शफकत, जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि अंडर पासेस में पानी खड़ा हो जाता है, उनकी सफाई के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, नालों के साथ साथ जो अंडर पासेज है वहाँ पर भी अमला और मशीनरी पहुँच चुकी है, वाटर बोर्ड की हो या सीवरेज बोर्ड की, डीएचए की हो, क्योंकि कराची में दर्जनों अंडर पासेज मौजूद हैं और हमने देखा कि जब भी तेज़ बारिश होती है तो वो तमाम अंडर पासेज जो है वो भर जाते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि मशीनरी, जो मतलूबा मशीनरी है, वो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ पानी रुकता है, जहाँ पर निकासी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर मशीनरी जो है वो हमने देखी कल के वो पहुँचा दी गई है, अमला मौजूद है। और अगर खुदा खास्ता तेज़ बारिश होती है तो तमाम अमला जो मशीनरी है वो फौरी तौर पर काम करना शुरू कर देगी और उम्मीद यही की जा रही है कि जो बारिश होने वाली तबाही है, नुकसान हैं, वो कम से कम हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त अगर मुल्क में मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो वो ठीक नहीं है। 13 जून से यानी कि आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशेनगोई मौजूद है, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो 13 से 14 जून को इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान अभी भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ चित्राल, दीर, सोवात और हरीपुर, चारसदा, सुवाबी, पिशावर और मर्दान में भी बारिश मतवक्की है। अभी 2 दिन पहले होने वाली बारिश और तूफान से KPK और पंजाब में 35 कीमतें जानी भी ज़ाया हो चुकी हैं। और कल दिन हमने देखा कि लाहौर में भी खासी गर्मी थी, टेम्परेचर काफ़ी हद तक तब्दील पाया गया। और इस बार हमने वहाँ नोटिस किया कि जो मौसम है वो ओवरऑल खासा तब्दील हुआ है, उसमें हम एक बड़े पैमाने पर तब्दीली देखते हैं। जून का महीना यूजली इतना ठंडा काफी बेहतर अब तक रहा, बेहतर है। और जिस तरह से लास्ट ईयर भी हम देख रहे थे जब पाकिस्तान में सैलाब आया, तो जो मौसमियाती तब्दीलियों का शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो भी पाकिस्तान पर ही पड़ा है। अभी हम पिछले जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उससे नहीं हम निकल पाए थे कि दोबारा से खबरें तो यही हैं कि जिस तरह से बारिशें होने जा रही हैं, एक बार फिर से जो सैलाबी सूरत हाल है वो हो सकती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम देखते हैं कि स्मोक के मसाइल होते हैं। तो इस तरह के जो इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रही हैं, यालाबारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और गर्मियों के दिनों में इस तरह की जो चीजें वो विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इस क्लाइमेट चेंज को लेकर खासे संजीदा है। ग्लोबल वार्मिंग को भी देखकर वो, चूंकि जो साइंटिस्ट हैं उनकी बड़ी इस पर डिटेल रिसर्च मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, ना इतने दोस्त ममालिक की मदद मौजूद है कि हम उस तरह का सिस्टम कोई क्रिएट कर पाएं जिसकी वजह से हम इन मौसमियाती तब्दीलियों या क्लाइमेट चेंजेस का जो है वो सामना कर सके। बिल्कुल। और हल तो हम जो मेरा ख्याल है बचपन से अपने सुनते आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, सब्ज़ा लगाना चाहिए ताकि जो मौसम है वो बेहतर रहे और हम भी अपना एक कोई पार्ट है उसमें अदा कर सकें। जिस तरह 1 बिलियन ट्री मंसूबा एक शुरू किया गया था लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं शायद उनको मुकम्मल करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अगर मुल्क की सियासत का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये पेशनगोई की जा सकती है कि आइंदा इंतखाबात में एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत में जो मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो शायद इन्हीं का आमना सामना होगा, यही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। क्योंकि PTI जो 9 मई से पहले ये दावे करती थी कि मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, आज खुद PTI इस सूरत हाल से दोचार है। तो दूसरी जानिब कायम नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास टिकट लेने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि इंतखाबात सिर्फ टिकट लेना ही नहीं है, इसमें सिर्फ यही अहम नहीं होता बल्कि जीतने के लिए वोट लेना भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये बात तो आम इंतखाबात में ही मालूम पड़ेगी कि कल वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई। अहम मुलाकात है जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिर दूसरी जानिब नाज़रीन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन PTI पर जो
तनकीद का सिलसिला है वो ताहाल जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब वो ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई में जो कुछ भी हुआ अब ये बात काले बकरों के सदके से टलने वाली नहीं है। उधर सानिया 9 मई के मुल्जिमान की शनाख्त और तलाश का भी सिलसिला जारी है। अब GH के ऊपर हमले के एक और मुल्जिम की शनाख्त हो गई और हमला आवर शरपसंद इसकी शनाख्त राजा दानिश वहीद के नाम से की गई है। डिटेल्स जो सामने आ रही हैं और रावलपिंडी का इसको रिहायशी बताया जा रहा है। हमले के वक्त लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा, इसके फुटेजेस भी मौजूद हैं, जबकि खुद भी डंडों से GHQ के जो मोनोग्राम है उसको तोड़कर ये अंदर दाखिल हुआ। उधर फराज शहजादी के खिलाफ तहकीकात में अहम शवाहिद सामने आ रहे हैं। LDA के ऑफिसर ने एंटी करप्शन को बयान दिया है कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के इंतहाई करीबी दोस्त फराज शहजादी LDA में प्लॉट्स की बंदर बांट से फ़ायदा उठाती रही हैं और हाल ही में वजूद हासिल करने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान भी किया गया है। जहांगीर तरीन ने अपनी ट्वीट में ऐलान किया है। अब्दुल अलीम खान को पार्टी का सदर मुंतखब किया है। जहांगीर खान तरीन ने आमिर महमूद कियानी को सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ पार्टी और पैट्रन इन चीफ का तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट कामरान यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे इलेक्शन का मौसम आता है तो फिर सियासतदानों में भी एक बेयकीनी बेचैनी की जो कैफियत है वो हम देखते हैं। तो अब लग रहा है ये कि असल मुकाबला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा सवाल तो आजकल यही है कि क्या इलेक्शन होंगे? यस ये आई थिंक बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन होंगे, यानी कि वक्त पर होंगे या फिर इसमें डिले होगा, क्योंकि मुख्तलिफ आरा है इस हवाले से। कुछ लोग बात कर रहे हैं पंजाब के मॉडल की। पंजाब के अंदर जाहिर है कि इंतखाबात जो 3 माह के अंदर होने थे, लेकिन वहाँ पे जो केयर टेकर सेटअप है अभी वो एक्सटेंड कर रहा है। तो इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये जो केयर टेकर सेटअप आए जब 12 अगस्त को मौजूदा असम्बलियों की जो मियाद है कौमी असम्बली की वो पूरी हो जाएगी, तो जो केयर टेकर सेटअप है वो एक्सटेंड करे और इलेक्शन में भी अगले साल हो। लेकिन दूसरा जो इस हवाले से जो राय सामने आ रही है, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉर्नर में है, तहरीक इंसाफ के बेशतर जो अरकान हैं वो छोड़कर एक नई जमात को ज्वाइन कर चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। तो शायद ये तमाम जो जमातें हैं या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सूट करता है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन करवा दिए जाएं और इसी दौरान एक ऐसा सेटअप हंग पार्लियामेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट टाइप वो बना दी जाए। तो दोनों इस वक्त पॉसिबिलिटीज पर गौर हो रहा है, लेकिन इसमें एक फैक्टर जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जल्दी इलेक्शन चाहती है, नून लीग थोड़ा सा उसमें इंतजार करवाना चाहती है या वेट करना चाहती है कि जब तक जो नवाज शरीफ है उनकी रिहेबिलिटेशन ना हो जाए, उन पर जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म ना हो जाए, उन पर जो केसेस हैं वो रिवर्स ना हो जाए। तो इसलिए अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं है कि इलेक्शन इसी साल होंगे या नहीं होंगे, तो इस हवाले से अनसर्टेनिटी है। अच्छा कामरान साहब, जो आने वाले दिन हैं आप समझते हैं कि बड़े अहम दिन हैं? जहांगीर तरीन लंदन चले गए हैं, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी, जरदारी साहब जो हैं वो दुबई रवाना हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन थी वो तगड़ी थी, उसको जरदारी साहब मजबूत बना चुके थे, लेकिन अब जब से जहांगीर तरीन की एंट्री हुई है तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये इलेक्शन से पहले ये सियासी जोड़ तोड़ यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। तो इसलिए जो जरदारी साहब की आपने बात की, साउथ पंजाब के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो बात बिल्कुल ठीक है कि इस लिहाज से कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर अदरवाइज पीपल्स पार्टी का वजूद जो है गुज़श्ता हमने जो इलेक्शंस देखे कई, उसमें बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। मुकाबला हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान हुआ करता था, लेकिन अगर कोई उम्मीद थी उनको कि पंजाब से और खास करके साउथ पंजाब से कुछ जो सीटें हैं वो जीत सकते हैं, तो वो इसलिए कम पड़ती जा रही है क्योंकि जो साउथ पंजाब में जो हम इलेक्टेबल्स कहते हैं वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सियासी जमात के बरक्स जो पक्के वहां पे लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो अपने वोट बैंक के ऊपर आते हैं, तो वो अगर जहांगीर तरीन के इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उनका ये कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के बजाय अगर कोई अलायंस करेगा या एडजस्टमेंट करेगा, सीट एडजस्टमेंट, वो नून लीग के साथ करेगा। तो ये डेफिनेटली एक डायनामिक है, लेकिन आई थिंक कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हालिया सालों में अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है, तो इतना जल्दी शायद इनके दरमियान कोई बहुत ज्यादा इख्तिलाफात ना हो। एंड मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी हो सकता है कि पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, आई थिंक कि इवन के जो फ्यूचर का जो सेटअप भी आएगा, लगता ही है कि हो सकता है कि जो मौजूदा सेटअप है
इसी की कोई और शक्ल हो, मीन के जो मुल्क के मसाइल हैं, शायद ये तमाम स्टेक होल्डर्स को लगता है कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट टाइप होनी चाहिए। ठीक है कामरान साहब, मुस्लिम लीग नून पर हम देख रहे थे कि काफी तनकीद हो रही है कि जिस तरह से जरदारी साहब जनूबी पंजाब में एक्टिव हैं या पंजाब में एक्टिव हैं, तो मुस्लिम लीग नून के जो तमाम रहनुमा हैं वो मंजर आम से गायब नजर आ रहे थे। इस सारे सियासी अमल से लाताल्लुक नजर आ रही थी मुस्लिम लीग नून। अब जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी बन गई है, लंदन भी वो जा रहे हैं, मुलाकात भी उनकी होगी मियां नवाज शरीफ से, तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी खामोश सियासत कर रही है और साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी की राह जो है वो इलेक्शन से कबल हमवार हो जाएगी? आई थिंक इससे अगेन एक चीज रिफ्लेक्ट करती है कि इस वक्त नून लीग जो है वो शायद इलेक्शन एंटिसिपेट नहीं कर रही है अक्टूबर नवंबर में। इसीलिए जो आपने जिक्र किया कि अगर एक तरफ जरदारी साहब एक्टिव नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो नून लीग है वो उस तरीके से सियासी तौर पर इलेक्शंस को सामने लेकर एक्टिव नहीं है। और आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप जो बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो फोकस है नून लीग का वो इसी बात पर है कि जो नवाज शरीफ की एक तो वापसी पाकिस्तान में और दूसरा उनके खिलाफ जो केसेस या उनकी जो ताहयात नाअहली है वो खत्म होती है या नहीं होती, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि तहरीके अदम एतमाद के बाद जब से जो ये पीडीएम की हुकूमत आई है, नून लीग उसमें ज़रा लीड रोल प्ले कर रही है, तो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो अवाम के अंदर जो कोई मकबूलियत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो नून लीग को लगता है कि अगर उन्होंने रिवाइव करना है अगले इलेक्शन में, अगर वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो कैंपेन को लीड करते हैं। तो इसलिए आई थिंक इस वक्त जो थोड़ी कंफ्यूजन है कि नून लीग उस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिव क्यों नहीं नजर आती, उनकी तमाम तर नजरें नवाज शरीफ पर लगी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी बात तो यही की जा रही है कि नवाज शरीफ तभी आएंगे जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, जब मामलात उनके हक में जाएंगे। जी बिल्कुल, इसी वजह से कहा ना कि अगर तो क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनकी जो मियाद है वो गालिबन 16 सितंबर हो रही है और अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की बात करें तो ये टाइम फ्रेम बड़ा बीच में कम है कि इतने अरसे में उनकी ताहयात में अहली भी खत्म हो, फिर उसी तरीके से जो उनके बाकी जो केसेस में सजा हुई है वो रिवर्स हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखें जहांगीर तरीन भी जो हैं वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हैं, तो ये दोनों नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जाहिर है कि जहांगीर तरीन ने इतनी बड़ी जमात बनाई है तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद भी हिस्सा लेना चाहेंगे ना, तो इसलिए भी लोग ये कह रहे हैं कि शायद अक्टूबर में ये इंतखाबात होते नजर नहीं आते, क्योंकि जब मौजूदा चीफ जस्टिस जाएंगे फिर अदालतों में अगर कोई इस तरह की पिटीशन आती है तो इट मे टेक सम टाइम। ठीक, अच्छा कामरान यूसुफ साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कह रहे हैं, उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई है, सानहा 9 मई का दोबारा उन्होंने तस्करा किया और कहा है कि सानहा 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है, उनको फौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके साथ तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत जिसमें एजाज चौधरी, महमूद रशीद, हमाद अजहर, तमाम लोग इन्होंने जिन्ना हाउस पर हमले के मुबैना मास्टरमाइंड है। आपको लगता है कि इन सब लोगों बशमूल चेयरमैन पीटीआई को सख्त ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में? जी आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी, मैं गालिबन आपका सवाल समझ पाया कि क्या ये मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कामरान साहब, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा, मास्टरमाइंड वो थे सानहा 9 मई के। आई थिंक इस हवाले से जो कल हालांकि कौमी असम्बली में एक करारदाद भी सामने आई है जिसमें तमाम जो 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की बात की गई है, लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात है, अभी भी जो मेरी इत्तलात है कि पीडीएम के अंदर जो इनका इत्तेहाद है एक डिफरेंस है, इत्तेफाक राय नहीं है। जहां मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के अंदर जो थोड़े हार्ड लाइनर्स हैं वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का होना चाहिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन जो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इसके हक में नहीं है। वो ना सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बल्कि जो 9 मई के वाकयात में अदरवाइज जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनके ट्रायल जो सिविलियन अदालतों में या एंटी टेररिज्म कोर्ट में होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अभी हुकूमत के अंदर ये इत्तेफाक राय नहीं है, इसीलिए बावजूद इसके कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो मास्टरमाइंड है 9 मई के वाकयात के, अदर देन दैट उसके अलावा अभी कोई चीजें मामला आगे बढ़े नहीं है और उसकी वजह यही है कि अभी इत्तेफाक राय नहीं है इवन विद इन द गवर्नमेंट हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, और कामरान साहब जमात इस्लामी भी हम देख रहे हैं कि मुखालफत कर चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होने चाहिए।
जी, जमात इस्लामी बिल्कुल, लेकिन जमात इस्लामी का इसलिए बहुत बड़ा स्टेक नहीं है क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है नहीं, तो इसलिए उनके पास कोई इतनी लेवरेज नहीं है कि हुकूमत के ऊपर वो दबाव डाल सके। पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर हैंड मेजर कोएलिशन पार्टनर है और उनका ऑन बोर्ड ना होना डेफिनेटली इस मामले को पेचीदा कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार कामरान यूसुफ हमारे साथ इन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जून का महीना है और जून का महीना जो है वो सबसे गर्म तरीन महीना तस्वुर किया जाता है। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो क्या आप लोग तस्वुर कर सकते हैं कि जून के महीने में लाहौर का टेम्परेचर -10 हो, अनवार? बर्फबारी भी हो रही हो, वो मनाजिर आपको देखने को मिल जाएं। और इतनी गर्मी में अगर इस तरह की आपको फैसिलिटी को मिल जाए जहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें इस गर्मी से दूर जाकर, क्योंकि जून में इतनी शदीद गर्मी हो जाती है और 2 दिन से जैसे ही जब बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसके बाद जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी जगह से हमारा इंट्रोडक्शन करवा रही हैं फलक चौहान। उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की है, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। शदीद गर्मी के मौसम में यकीनन आप परेशान भी हो गए होंगे मुझे देख के और हैरान भी हो गए होंगे कि मैंने आज थर्मल जैकेट विद ग्लव्स क्यों पहना है। तो हम मौजूद हैं लाहौर के पहले विंटरलैंड में जहां पर स्नोफॉल हो रहा है। खुशी की बात इस टाइम ये है कि लाहौरी अब जून जुलाई के शदीद गर्मी के मौसम में भी स्नो फॉलिंग इंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज भी दिखानी है। तो आज हमारा इरादा ये है कि हम कोई पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ इंजॉय करेंगे और कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे और लाहौरी इस स्नोफॉल को कैसे इंजॉय करें आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और जाके जरा स्नोफॉल इंजॉय करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी लाहौर में। जी हाँ, अब ये मुमकिन हो चुका है। लाहौर में -10 डिग्री सेंटीग्रेड देख सकते हैं। आइए चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मजे का किया हुआ है क्योंकि ये आइस ब्लॉक्स हैं और जिसके ऊपर मैं भी बैठी हूँ ये भी आइस ब्लॉक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मुझे लाइट्स का बहुत अच्छा अरेंजमेंट लग रहा है। कैसा लग रहा है जून के महीने में जब बहुत तेज धूप होती है आप स्नोफॉलिंग एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत अनएक्सपेक्टेड है और हमारा फर्स्ट विजिट है इधर। हम लोग लाहौर से ही हैं बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच फन। अच्छा मुझे ये बताओ, आप स्नोफॉलिंग आपने इससे पहले कभी देखी थी? मैं मरी में गया था जब मैं छोटा था तब। लाहौर में कभी देखी थी? नहीं, लाहौर में मैंने कभी। अभी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पहली बार लाहौर में, बाहर तो धूप है वो तड़पती है यहाँ पे। हमारे पास है नन्ही बच्ची जिसको बहुत ज्यादा इस टाइम ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है। जरा बात करते हैं कि एंजॉय कर रही है। क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ठंड लग रही है? हाँ। कितनी ठंड लग रही है? लेफ्ट से तक लग रही है। बहुत ज्यादा लग रही है। आप यहाँ पे एंजॉय कर रही हो? आपने यहाँ पे राइड्स ली है?
फ्लाइट ली है आपने? हाँ। जून के महीने में कभी सोचा था लाहौर में स्नो फॉलिंग हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक्टिविटीज आपने कौन कौन सी कर ली? अभी तो मैं आई हूँ, बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी कोई एक्टिविटी लाहौर में यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो रश है, कंटिन्यू करते हैं। अभी तो यहाँ पे खेल रहे हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर एक विज़िट कीजिएगा। नबिया सलीना को यहाँ पर लाजमी आप लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ हैं। वीकेंड पे यहाँ पे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा रश होगा, तो मेरी तो आप सब लाहौरियों से यही गुजारिश है कि जून के महीने में इतनी गर्मी के सीज़न में आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, -10 टेम्परेचर का और स्नो फॉलिंग का मज़ा ज़रूर उठाएँ। फलक ने तो आपको ऑफर भी करवा दी है कि आप सलीना को लेके जाएं, शायद कोई डिस्काउंट फलक आपको वहां पर ले दे। तो एक बड़ी ही अच्छी जगह बनाई गई है, जो लोग मरी नहीं जा सकते, दूर दराज के इलाकों में नहीं जा सकते, लाहौर में ठंडा मौसम एंजॉय कर सकते हैं। लाहौर में वो देख सकते हैं कि किस तरह से इस जगह को डिजाइन किया गया है, जो वहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट थे, जो वहाँ पर तमाम स्लाइड्स बनाई गई हैं, बैठने के लिए टेबल्स बनाई गई हैं, तो वो सारी ही बर्फ से ढकी हुई हैं। आइस ब्लॉक बड़ा जबरदस्त लगा जहाँ पर फलक बैठी थी, मेरे ख्याल से कि वो शायद रिफ्रेशमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा डिजाइन किया गया। अच्छा, मैं हमेशा बात करती हूँ कि कराची वालों के पास तफरी के लिए साहिल समंदर है और लाहौरियों के पास जो है वो तफरी के लिए बागात हैं, सिर्फ बागात हैं, खाने के शौकीन होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे में ये एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है मेरे ख्याल से लाहौर वालों के लिए, या जो लोग आते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हैं। इतनी गर्मी के मौसम में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये नासिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट हमने फलक की आपके साथ। और साथ साथ जिस तरह से इस जगह को बनाया गया है, लेकिन शायद लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो शदीद गर्मी है और अंदर शदीद सर्दी है, -10 का टेम्परेचर है, तो लोग बीमार भी ना हो जाए, उसका भी ख्याल थोड़ा सा मॉडरेट करके नॉर्मल रख के फिर ही बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज आपको कवर करें। और जिस तरह से ये जगह डिजाइन की गई है, इसको भी मुकम्मल तौर पर एंजॉय करें और एक मेरे ख्याल एक अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए जो जगह वो डिजाइन आगे बढ़ते हैं। और आज की जो वायरल वीडियो है वो भी नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियो है जो बहुत वायरल हुई। कभी आपने किसी हिरन को सांप खाते देखा है? आई थिंक ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम आज आपको नियो पर दिखा रहे हैं कि ये हिरन आप इस वक्त देख सकते हैं जो सांप को खा रहा है। और वैसे नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हिरन है वो मादनी अज़्ज़ा जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम और जो नमकियात है उसकी कमी के बायस गोश्त भी खाते हैं, और ये ऐसा आम तौर पर सर्दियों के दिनों में देखने को होता है। और ये बड़ी एक नायाब वीडियो है, तो शायद अगर हमारे जो नाजरीन हैं कभी भी कोई इस तरह का वाकया हो जिस तरह से ये वीडियो भी किसी ने बनाई है और पूरी दुनिया के साथ शेयर की गई है, तो आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो हो तो हमारे साथ जरूर शेयर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में नाज़रीन लेंगे ब्रेक और हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन 15 जून की ही पेशगोई है कि बाबर जॉय कराची के साहिलों से टकरा जाएगा और 15 जून को ही मेयर कराची के इंतखाबात होने वाले हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर के ओहदे के सरे फहरिस्त दावेदार है, जबकि इंतखाब से पहले ही जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख रहे हैं कि जो अल्फाज की जंग है वो अब तेज हो चुकी है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मैंडेट पर कब्जे का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी काउंसिल में आकर अक्सरियत से साबित करने का मशवरा दे रही है। बिल्कुल, इस वक्त इल्जाम दर इल्जाम, साजिश, माफिया होने, यहाँ तक के मुल्क तोड़ने तक के ताने दिए जा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। जहाँ सिराजुल हक ये कह रहे हैं कि वो कराची को इस्तांबुल बनाएंगे, लोगों को ये ख्वाब दिखा रहे हैं, तो सईद गनी कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने की लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं। सूरत हाल ये है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन
कुल 367 अरकान पर मुश्तमिल है और 184 अरकान की हिमायत हासिल करने वाली कोई भी जमात कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जीत सकती है। तो पीपल्स पार्टी सिटी काउंसिल में 155 नशिस्तों के साथ वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। जमात इस्लामी की बात करें तो वो दूसरी बड़ी जमात है जिसकी कुल 130 नशिस्तें हैं। PTI की कुल 63, मुस्लिम लीग नून 16, जमीयत उलमा इस्लाम फे 4 और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी को पहले ही मुस्लिम लीग नून और JUIF की हिमायत हासिल हो चुकी है और यूं सिटी काउंसिल में उसे कुल 175 अरकान की हिमायत। बिल्कुल ऐसे ये दूसरी जानिब जमात इस्लामी और PTI का मेयर कराची के लिए इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है। यूं सिटी काउंसिल में उनकी मजमूई तादाद 193 है और कराची के मेयर के इंतखाब के लिए PTI की हिमायत मिलने के बाद जहां नंबर गेम वाज़े तौर पर इस वक्त जमात इस्लामी के हक में हम देख रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी का इस्तार है कि 9 मई के तशद्दुद के बाद PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कई UCs चेयरमैन ने उनसे रब्ता किया और वाज़े किया कि वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग के खौफ से जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से भी मुतालबा किया है और इसके तमाम अरकान खास तौर पर PTI से ताल्लुक़ रखने वालों को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से वोट डालने की इजाज़त भी दी जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, उनसे आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। नंबर गेम में तो हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से आगे है, मगर क्या मेयर कराची भी जमात इस्लामी का बन पाएगा? अच्छा, एक तो हम लोग जिस तरह बयानियां बनाते हैं वो कमाल कर देते हैं। मीडिया लोग जो है ना पहले फैसले दे देते हैं और कहते हैं जनाब आप बताएं, इस पर बात करें। भाई पता है 3 बार जमात इस्लामी, मैं पिछले 60 साल से कराची में रह रहा हूँ। कराची में ये जो इंतखाबात हैं 3 बार कराची शहर जो जमात इस्लामी को दिया गया, वोटिंग के साथ नहीं दिया गया, धांधली करके दिया गया। जब पहली बार दस्तार अफगानी बने थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि जनरल जिया ने कहा था मैं शक्ल भी देखना चाहता हूँ। इससे और पीछे जाते हैं 70 के इलेक्शन में सूबाई असेंबलियों में जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी, पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें ली थी। कराची शहर जो है वो तो पीपल्स जमात इस्लामी का है या एनकेएम का है। सबसे 17 में से 9 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली थी और 1 सीट जमात इस्लामी ने ली थी, 1 सीट। और उसके बाद अब्दुल अफगानी हार गए थे 3 वोटों से, उनको जितवाया गया कि जनरल जिया पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं देखना चाहता। फिर 84 के इलेक्शन में बिल्कुल यही किया गया। फिर वो पीपल्स पार्टी का दोनों बार 84 में भी 79 में भी दोनों बार ये हुआ कि डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का आ गया और मेयर जो है वो जमात इस्लामी का आ गया। ये कैसे हुआ था? ये कौन सा फार्मूला ऐसा तैयार किया गया था कि डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर जीत जाता है, बेचारा मेयर जो है वो हार जाता है। अब आए नेमतुल्लाह खान जब बने थे, नेमतुल्लाह खान रात को 3 बजे तक हार रहे थे और ताज हैदर जीत रहे थे। रात को तारिक खान को पख्तून लोया जिरगा वाले को उठाकर रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई नेमतुल्लाह खान के साथ और उसने अचानक कहा कि जी मैं अब नेमतुल्लाह खान के साथ दे रहा हूँ, वो पहले साथ नहीं दे रहा था और वो दे रहा था पीपल्स पार्टी के साथ। चले अब इस इलेक्शन पर आते हैं। जिस शख्स ने यह ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे, वो शख्स जो है खुद PTI भी नहीं रहा है। PTI के सदर जो था सिंध का वो PTI को छूट चुका है, वो एक और पार्टी में चला गया है जी। ये तो पार्टी सदर का मामला है। अब आइए नीचे, पार्लिमानी वक्त कितना है? जितने उनके 63 है उनमें से 40 अलग हो चुके हैं उनसे। हम फिर बयान बना रहे हैं वो भाई वो उनका नंबर पूरा हो गया, जमात इस्लामी तो मेयर ला रही है, कैसे ला रही है, कौन सा फार्मूला है? लेकिन लगारी साहब मसला तो यहाँ पर ये है कि मेयर सिलेक्ट हो, कराची के लोगों के लिए काम करे। आपको लगता है मेयर कराची जमात इस्लामी का बन भी जाता है, जैसे माजी में भी देखा गया है? तो ना तो फंड्स दिए गए ना ही इख्तियारात दिए गए। तो अगर ऐसा ही हुआ तो बकौल सिराजुल हक कराची को फिर इस्तांबुल कैसे बनाया जाएगा? कराची के मामला तो फिर दुरुस्त कभी नहीं होंगे। नहीं, आपका क्या, आप फिर वही फार्मूले पर जा रहे हैं ना जी। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा मौजूदा हो जाएगा जब 40 अरकान 63 में से एक तरफ हो चुके हैं, उन्हें अलग हो गए हैं और वो पीटीआई को अपना जमात इस्लामी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो मेयर कहाँ से बनाएंगे? अब इस बार अगर झुर्रू नहीं हो रहा है जी, इस बार तो कुछ किया गया था जमात इस्लामी को 3 बार कराची शहर देने के लिए, अब अगर इस बार नहीं हो पा रहा है तो इसका कैसे मतलब होगा? क्या कैसे वो आ जाएंगे? क्या मतलब
सिंगल मेजोरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी है, इलेक्शन जीत चुकी है जी। और उसके बाद जो है इत्तेहाद हुआ था, जो अली जैदी साहब ने ऐलान किया था। अली जैदी साहब खुद चले गए, वो पार्टी में है ही नहीं पीटीआई में। अब उनके आगे चले बात नहीं बातें, उनके जो सदर थे वो भी नहीं रहे, जो पीटीआई के यहाँ पर यहाँ कराची में थे। अच्छा चले उसको भी छोड़े, जो अरकान है जिनका हाउस है, वो जो हाउस में है वो उनमें से 40 साहब कह चुके हैं 63 में से कि जी हम नहीं देंगे जमात इस्लामी को वोट। फिर आप क्या करेंगे, कैसे वोट दे देंगे? ठीक। अच्छा लगाई साहब, इस तरह से आप भी पहले कह रहे हैं कि जो पहले भी सारा मामला हुआ इंतखाबात का, उसमें वोटिंग नहीं हुई, उसमें धांधली हुई, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं कि वो इस पोजीशन में है कि मेयर इंतखाबात में इस बार हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, या कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि धांधली ना हो? नहीं, धांधली का कैसे सवाल पैदा होगा? बात यह है कि इस वक्त सिंगल मेजोरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, पीटीआई तीसरे नंबर पर है। बाकी जो दूसरी जमातें हैं, वो कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हैं, कुछ जो है जेयूआई के हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, बाकी पीटीआई के जो हैं वो अक्सरियत जो है उनकी वो नहीं दे रही है जमात इस्लामी को वोट, वो 40 अरकान अलग हो चुके हैं, वो दे रहे हैं। यानी वो जो दूसरी चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं या एब्सेंट करते हैं, तो फिर कैसे आ जाएंगे? यानी इसमें धांधली कहां से होगी? और तरीकेकार जमात इस्लामी को पहली बार इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी हासिल नहीं है, इसलिए लगता है कि शहर उनके पास नहीं जाएगा। बाकी बयानियां बनाना है, क्योंकि हम मीडिया बयानियां बनाते हैं, हमारा तरीकेकार ही ये होता है कि हम सफेद को स्याह कर देते हैं, स्याह को सफेद कर देते हैं, काले को जो है वो बिल्कुल दूसरे रंग बना देते हैं और दूसरे रंग को बिल्कुल वो बना देते हैं। मीडिया का अपना तरीकेकार है। ऐसे जीता हुआ भाई, वो देखो कैसे कैसे सारा मैं मीडिया देख रहा हूँ, कहाँ से जीता हुआ भाई? वो उनकी पार्टी के पूरे वोट नहीं है, तो फिर वो कहाँ से जीते? तो लगारी साहब, पीपल्स पार्टी का अगर मेयर सिलेक्ट हो जाता है तो आपको लगता है कि कराची में भी कोई तब्दीली हम देखेंगे? हमेशा मुकाबला किया जाता है, आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी, कभी भी नजर नहीं आएगी जो अब आई है कराची में। एक तो ट्रांसपोर्ट का मसला बड़ी हद तक हल करने की कोशिश की गई है, मास ट्रांजिट का मसला हल करने की कोशिश की जा रही है, बड़े पैमाने पर की जा रही है जी। कराची में डेवलपमेंट हो रही है और खास बड़े पैमाने पर हो रही है। ये बात हमारे मीडिया को नजर नहीं आता। 5 महीने में जौहर चुरंगी का फ्लाईओवर बना दिया गया और उसको रवान कर दिया गया, अंडरपासेस बन रहे हैं, पूरे शहर में काम चल रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है। ये जो बलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है वो बिल्कुल मोटरवे की तरह बन रहा है, और यहाँ से कराची के साहिलों से कराची उसका अपना मोटरवे तक का रास्ता जो है, ये जो आपका सुपर हाईवे तक का रास्ता, ये 25-30 मिनट का हो जाएगा। ये हमें नजर नहीं आ रहा है, हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, इसलिए कि किसी और पार्टी का राज मनपसंद नहीं है राज, इसलिए जो बाकी दौर में हुआ है वो भी हमारे सामने है, एक एक चीज हमारे सामने, हमारे सामने बनी ये चीजें। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है भाई, इसको तो पूछेगा कोई नहीं। अभी देखते हैं कि अभी आगे इलेक्शन के नतीजे क्या होते हैं, और फिर आगे जो हुकूमत बनती है वो कैसे करती है। अच्छा नहीं करेगी हुकूमत तो क्या हम कराचियाइट नहीं है, हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमने चीखो पुकार करेंगे कोई आप क्या कर रहे हैं। इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो हमें नजर नहीं आती। लगाई साहब, इस तरह 15 की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 15 को इंतखाबात होते हैं और कराची मेयर मुर्तजा वहाब मुंतखब हो जाते हैं, तो उनके मुंतखब होने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना करना पड़ेगा वो तो इस वक्त समुद्री तूफान का है। तो आपको लगता है कि इतनी एनर्जी है, इतने यंग है, कैपेबल है कि वो कर पाएंगे डील? क्योंकि ये छोटा मामला नहीं समुद्री तूफान का, कि बड़ा चैलेंजिंग मामला हो सकता है उनके लिए। समुद्री तूफान जो है इलेक्शन को भी साथ ले जा सकता है, क्योंकि 14-15 है और 15 की तारीख है। समुद्री तूफान, साथ में तूफान बादोबारा, साथ में बारिश, आंधी, तूफान, ये सारा कुछ जो है ये कैसे हो पाएगा, ये बहरहाल एक सवाल है। तो आप भी देखें, हम भी देखते हैं, असल ये है कि नेचुरल डिजास्टर को कोई भी हो, या बारिशों को किसने रोक लिया था? आप बारिशों को रोक सकते हैं, तूफान को किसने रोक लिया? कोई भी हुकूमत हो। अमेरिका में मियामी में बाकायदा जहाज, समुद्र में तैरते हुए जहाज उड़कर साहिलों पर आ गिरे थे, यानी बाकायदा समुद्र ऐसे लहरों के ऊपर उठते हुए खुशकी पर जा पड़े थे। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। अच्छा, जिस तरह से ऑरलैंड शहर पूरा बर्बाद हो गया था, तहस नहस होता है, अमेरिका ने कैसे नहीं रोक लिया था। न्यूयॉर्क में तूफान आता है तो उसको कैसे नहीं रोक लेते हैं। जाहिर है तूफान है ना, उसमें नेचुरल चीज है, उसको कौन कैसे बड़ा मतलब आप कोई सुपरमैन बन जाएंगे और जाकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब ठहरो,
इधर तूफान ठहरो मत मैं रोकता हूँ। ये कुदरती आफत है जो आ रही है और इसको रेस्क्यू होना चाहिए, फौरी रिस्पांस होना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, इंसान की जिंदगी का नुकसान होना चाहिए। ये सारा कुछ हुकूमत को करना होता है और ये करना चाहिए, चाहे उनकी मेयर बने न बने, वो उनकी हुकूमत हो ना हो, तमाम लोगों को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो लगारी साहब आप किस तरह समझते हैं, सबसे बड़ी आबादी कराची में मौजूद है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है, लेकिन कराची के हम मान रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सफाई सुथराई के बड़े मसले हैं, सीवरेज का बहुत बड़ा इशूज़ है, सड़कें आप बता रहे हैं अभी बन रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सही स्पीड में हो रहा है, दुरुस्त समत में हो रहा है? ना होने से होना बेहतर है। इस शहर को जिन लोगों ने 30-40 साल बंदूक के जोर पर अपने कब्जे में रखा था, उन्होंने कौन से आसमान से तारे तोड़ रहे थे। तो फ्लाईओवर को हम अब भी याद करते हैं कि जनाब वो हसन स्क्वायर का फ्लाईओवर बन गया, गरीबाबाद का अंडरपास बन गया, लालूगंज का अंडरपास बन गया। आइए तालियां बजाएं सारे के सारे, अब तक तालियां बजा रहे हैं। और जनाब मुस्तफा कमाल का दौर कोई शानदार दौर था। आप उस दौर का हिसाब भी देखें, फंड भी देखें, जो जनरल मुशर्रफ ने फंड की पूरी रेल पेड़ कर दी थी और फिर डेवलपमेंट भी देखा, उसका मेजरमेंट भी करें। यहाँ हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि बड़े पारखा लोग आ गए, नेक और शरीफ लोग आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं जो दूध से धुले हुए हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि काम हो रहा है, अगर काम हो रहा है तो हम उनको लाठी नहीं मारते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है आगे बढ़े और आगे करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और उनका ये कहना था कि कराची में जो तरक्याती काम हैं वो हो रहे हैं, ना होने से शायद जितने काम हो रहे हैं वो बेहतर हैं। तो 15 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि कराची का मेयर कौन होगा, कराची की कमान कौन संभालेगा। बिल्कुल, प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, स्मगलिंग, असलहा कल्चर और जो ड्रग्स है उसको हमेशा 80 की दहाई में शुरू होने वाले जो अफगान जहाद है उसके साथ लिंक किया गया है, जोड़ा गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान में आए अफगान मुहाजिरीन को बगैर किसी रोक टोक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाने, आबाद होने, कारोबार करने की पॉलिसी को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। हालिया 9 मई के वाकयात में भी उनके मुलव्विस होने के अब नाजरीन ठोस शवाहिद मिले हैं। बिल्कुल, और अब हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील करते हुए पाकिस्तान में कयाम के लिए रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना करवाने वाले 7.5 लाख अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने की ठान ली है। ये 7.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन की तजदीद करवाने के बजाय अब रोपोश हो गए हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम इन अफगान मुहाजिरीन का नादरा और FIA में मौजूद जो डेटा है वो भी थानों को देने का फैसला कर लिया गया है और अब फॉरेन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, इस हवाले से वजारत दाखिला ने भी मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी किए हैं। इससे पहले 200 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वफाकी पुलिस ने 31 मई को इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके उनको इससे पहले मुल्क बदर भी किया जा चुका है। ये बहुत एक दुरुस्त डिसीजन लिया गया है। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें भी इनके मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ किसी भी मुल्क में जब हम भी ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बगैर कहीं पे भी वहां मूव नहीं कर सकते। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौके पर अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं पाकिस्तान में हर जगह अफगानी शहरी मौजूद हैं और होना चाहिए, और अगर इस तरह के वाकयात में मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं तो फिर तो सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। तो बिल्कुल लीगली रह सकते हैं, बिल्कुल बट इलीगली नहीं रहना चाहिए। और जो लॉज हैं पाकिस्तान के उनको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर जो फैसला किया गया है उनके खिलाफ करने का वो शायद बड़े वक्त पर किया गया और बड़ा ही दुरुस्त फैसला। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को अभी भी यकीन है कि IMF से मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने कौम को ये कहा है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें कि जो मुल्की हालात हैं, आम आदमी की मुआशी हालत है, महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी जितनी बढ़ चुकी है, तो उससे तो लोगों को घबराहट हो रही है।
खैर, शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं और अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इसी माह ये मुआहदा हो जाएगा। ताहम IMF से मुआहदे में ताखीर हुई तो फिर हिकमत अमनी बनाई जाएगी, कौम को एतमाद में लिया जाएगा और शायद जिस प्लान बी का जिक्र किया जा रहा था उस प्लान को अब इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल वक्त तो खैर नाजरीन गुजर गया है, रिलीफ देंगे यही कहा जा रहा है। अभी कल ही स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और अभी तक शरह सूद को भी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब बजट तो अब पेश हो चुका है और बजट में जो आदाद-ओ-शुमार पर तबसरे जारी हैं वो ताहाल जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस बख्श ने पेंशन इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया क्योंकि उनके मुताबिक पेंशन की मद में खरबों रुपए चले जाते हैं। फिर रूसी खाम तेल की आमद के बाद अब कुछ अच्छी खबरें भी आने लगी हैं। वजारत पेट्रोलियम ने रूसी तेल को मार्केट से 30 से 40% सस्ता किया है और ये खुशखबरी भी दी है कि 1 जुलाई से जो तेल की कीमतें हैं उसमें फर्क पड़ेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत अवाम को कितना फायदा दे पाती है। बिल्कुल, क्योंकि वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि रूस से दरामद किया गया जो खाम तेल है उसकी अदायगी हमने चीनी करेंसी में की गई है। तो ऐसे में सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कामा कमेटी बराए ख़जाना में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि हुकूमत को नए टैक्स अदा करने वालों को तलाश करना चाहिए था। इस पर हम मजीद राय भी लेंगे। वाहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे दोबारा कनेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो बजट आया है, हमेशा 75 सालों में यही सुनते आए हैं कि बजट अवाम दोस्त बजट आया है, लेकिन हर बजट में कुछ नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है और जो मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से चाइनीज़ करेंसी में पे बैक किया गया है, डॉलरों में ट्रांजैक्शन नहीं की गई है। तो जो अमेरिका की उजारादारी है, हमारा जो रीजन है, हम जहां से बार्टर ट्रेड की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद अब पाकिस्तान किसी ट्रैक पर वापस आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो तेल की कीमतें हैं इसके बारे में भी जो कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से इसमें भी फर्क पड़ेगा, अवाम को गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे पाएगी या नहीं, ये एक तो इस वक्त बड़ा सवालिया निशान है कि जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है और जो तरजीहात है, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि वो किस तरीके से। अच्छा, जो एक चेयरमैन PTI का एक जुमला जो हम उनके दौरे हुकूमत में मुसलसल सुनते रहे, वो अब हमें शहबाज शरीफ के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि घबराना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली इतनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, जो मुआशी हालात है वो इतने खराब हो चुके थे कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास तबका है वो, और जो उससे निचला जो लोअर तबका है वो उससे डायरेक्टली सफर हुआ है, उसने भुगता है। ये इस 1-1.5 साल में जो महंगाई का जो पैमाना है इतना जो बड़ा है, महंगाई इतनी ज्यादा हुई है। तो बहरहाल जो वजीर आजम है वो भी कह रहे हैं कि घबराहट तो होती है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो टैक्स कलेक्शन का मसला है। करप्शन भी उसी के साथ ही जुड़ी हुई है। बहुत से लोग करप्शन करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं। जो हुकूमती ओहदेदार हैं वही टैक्स चोरी के तरीके बताते आए हैं। तो बहुत छोटे पैमाने से लेकर अगर हम बड़ी सनतों की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो जो टैक्स चोरी है वो बड़ी ही एक आम बात है और इस पर निशानदेही की गई है सेनेटर्स की जानिब से भी कि जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में किसी तरह से लाया जाए, जो नए टैक्स ऐड किए जाएं, नए टैक्स देने वाले जो लोग हैं उनको इस दायरा कार में ज़रूर लाया जाए। और पेंशन वालों से मुतालिक भी आयशा गौस बख्श ने जो बात की है कि अब इस मामले में भी बहुत ज़्यादा देर हो रही है। 9 जून को जब बजट पेश होना था तो उससे पहले भी हमने बात की थी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे जितने इदारे ऐसे हैं जो खसारे में हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, शायद अब वक्त आ चुका है कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए और हुकूमत को जो ऐसे एक भारी भरकम इदारे हैं, भारी भरकम रकम वहां पर देनी पड़ती है, उससे छुटकारा हो। करते हैं, इंडिया की एग्जांपल देते हैं, यहाँ बांग्लादेश की बात करते हैं कि ये वो ममालिक हैं जो दीगर ममालिक हैं वो IMF के प्लान में नहीं है। या देखते देखते हमने इंडिया की जो हमने देखा है कि जिस तरीके से दुनिया में एक्सपोर्ट्स उनकी बढ़ चुकी हैं, IT इंडस्ट्री उनकी बहुत हर मामले पर हर जगह उन्होंने जिस तरह से काम किया, तो यही सारे वो फुटस्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया गया, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जैसे प्राइवेटाइजेशन का जिक्र आपने किया, इशारा आपने किया, ये पाकिस्तान में ये वो फैसले हैं कि जो कि बहुत देर से हो जाने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी हुकूमत की तरजीहात ना होने की वजह से आज तक जो ये तमाम इदारे हैं ये हसारा। बिल्कुल, और हम यही देखते आए हैं कि यहाँ पर रुझान यही रहा है। हम गन्ने की जो सनतें हैं वो लगा रहे हैं, हम टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश का जिक्र करते हैं तो बांग्लादेश ने जिस तरह से तरक्की की है, खवातीन को जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दे रहे हैं, उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं और उनको इस बात का एहसास नहीं
नहीं दिला रहे हैं कि शायद उन्हें भी अब अपने लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे, आपके शायद नॉलेज में हो या ना हो, कि दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जो इतना खुश्क है कि वहाँ लाखों सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। दुनिया के सर्द तरीन बरे-आज़म अंटार्कटिका का हम जिक्र करें, ये इलाका ड्राई वैली और दुनिया का खुश्क तरीन मकाम है जहाँ तकरीबन 20 लाख सालों से बारिश हुई ना ही आलाबारी। बिल्कुल, यानी यहाँ किसी ने भी पूरी जिंदगी में कभी बारिश नहीं देखी। ये इलाका 4800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इस खित्ते में बारिश ना होने की वजह जो है वो हवाओं का रुख नीचे की जानिब होता है, इसलिए यहाँ पर बारिशें नहीं होती। तो पहाड़ों से चलने वाली जो हवाएं हैं वो नमी के साथ इतनी भारी होती हैं कि कशिश शकल उन्हें नीचे खींचकर वादियों से दूर कर देती है और यहाँ अक्सर 200 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं जो फ़िज़ा में नमी पैदा होने के इम्कान को ख़त्म कर देती हैं। यहाँ पर बारिश ही नहीं होती, इसलिए ये इलाका हमेशा ही बर्फ की चादर से ढका होता है। बिल्कुल। और इन वादियों में सबसे जो खुश्क जगह है वो टेलर वैली है जहां पर फेरिस हिल्स हैं और इम्कान ये जाहिर किया जाता है कि शायद इस खित्ते में बारिश हुए 14 मिलियन बरस गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और कुछ मनाजिर भी हम देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैं। कोई सब्जे के यहाँ पर नामो निशान मौजूद नहीं है क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो सब्ज़ा किस तरह से यहाँ पर उगेगा। तो जो रिसर्च भी यहाँ पर की गई है और जो टाइम पीरियड एक बताया गया है वो अनबिलीवेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से जो इंटरनेट है या डिजिटल दुनिया है उसने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में बंद करके रख दिया। कल मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रही थी, साइबेरिया की थी गालिबन, जहाँ पर ये भी दिखाया गया कि जो -70 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर सर्वाइवल वहाँ के लोग कैसे करते हैं। तो आए रोज हम वायरल वीडियोज या कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। दुनिया ऐसा लगता है कि सब आपके नजरों के सामने आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग भी इस इलाके के बारे में, इस बरे-आज़म के बारे में ये फैक्ट्स नहीं जानते होंगे आज से पहले। और कराकोरम हाईवे पर भी एक इलाका है चलास के नाम से, वहां पर भी इसी तरह का कुछ मौसम रहता है कि जैसे जैसे आप ट्रैवल करते रहते हैं तो वहाँ पर आप वेदर चेंजेस जो हैं वो आप देखते हैं, जिस तरह से वहाँ पर रोड्स बनाए गए हैं और वहाँ पर भी इसी तरह से है। कभी बारिश नहीं होती, कभी कई जगह पर मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो एक कामयाब कारोबार चलाने के साथ साथ एक बैनुल-अक़वामी मेकअप आर्टिस्ट हैं। काम का तजुर्बा हासिल करने के लिए उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ सैलून्स के साथ भी काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सैलून भी शुरू किया और इसके अलावा वो अब अदाकारी में भी अपने करियर को कायम करने के लिए काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा एजाज़ है वो मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 बनना। बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद है बिनिश जॉर्ज, उनसे ही बात करेंगे और बहुत सारी बातें उनसे हम जानेंगे। बिनिश, सबसे पहले तो बहुत सारी आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये जो एजाज़ है मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, इसके बारे में शेयर कीजिए हमारे साथ। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मिस पाकिस्तान, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि सारा एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, मैंने 6 to 7 months बैक अप्लाई किया था ऑनलाइन। हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया अहमद, शी इज़ बेस्ड इन कनाडा और उनका आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो, यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, आप के फ़ोटो शूट्स होते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल्स होती हैं। किसने बताया आपको इसके बारे में? मेरी एक जो प्रीवियस बैच में कोई फ्रेंड थी तो मुझे उससे पता लगा कि ये कॉन्टेस्ट होता है तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। खैर, उसको आप करते हो, उसको उसमें इंटरव्यूज होते हैं, आप उसको देन बिकॉज शी इज़ बेस्ड इन कनाडा तो वो इंटरव्यूज करती है और उसके बाद यू गेट सेलेक्टेड। अच्छा, तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा जो फोकस है वो या फैशन शोज पर है या ड्रामा इंडस्ट्री पर है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट साइड है। ये एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंट है और लोग रिलेट करते हैं कि शायद मॉडलिंग हो। मॉडलिंग नहीं है पेजेंट में, बिकॉज इसके साथ बहुत से
कॉजेज जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोग चैरिटी कॉजेज जुड़े हुए हैं बहुत से, लाइक वी विजिट द एनिमल शेल्टर्स, ह्यूमन राइट्स, अब्यूज चिल्ड्रन, एवरी ऑल द कॉजेज जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। और प्लस ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हो एंड यू बिकम अ वॉइस फॉर वुमेन। ठीक है, तो क्या इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? डिफरेंट एजेस के साथ डिफरेंट लाइक एज टाइटल्स हैं, जैसे 21 एंड अबव के लिए डिफरेंट टाइटल्स हैं, इसमें मिस कैटेगरीज हैं, मिस है, मिसेस है, और सब जरूरी नहीं है कि कोई मॉडलिंग या एक्टिंग करियर, लाइक यू कैन बी इंडिपेंडेंट वुमन कमिंग फ्रॉम एनी, जैसे कि आपका एक अपना करियर, आपका एक अपना सैलून भी रन कर रही थी और उसमें वो काफी सक्सेसफुल भी आपकी जर्नी रही, तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रहा इस साइड पे हमेशा से एक्टिंग में, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत ही ग्लैमरस फील्ड है और किसको सर पे क्राउन पहनना या खूबसूरत दिखना अच्छा नहीं लगता होगा, तो ये वाली साइड हमेशा से आपके साथ बचपन से रही कि यू वांट टू बी समवन, एक पहचान हो, अपना एक नाम हो, सब लोग जाने इस तरह से, तो वो ये शौक रहा? ये शौक डेफिनेटली था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा की, आई हैव वर्कड रियली हार्ड टू गेट वेयर आई एम टुडे, एंड शौक तो था, इसलिए आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज अ करियर नाउ, और along with that, like I have just got this title with me, which I'm like, I feel very proud, क्योंकि ये Miss Pakistan Universe 2023 का title is going to be with me for the rest of my life. बिल्कुल, तो छोटा टाइटल भी नहीं है ये। Yes, I really feel obliged. बहुत ज्यादा मेरे ख्याल है फिर जो कंटेस्टेंट हैं वो साथ होंगे, तो कितनी बड़ी एक तादाद थी जिन सबको फिर आपने हराया है? देखिए काफी ऑल ओवरसीज कंटेस्टेंट्स थे, लाइक दे वर, आई कैन से thousands of girls who had applied for this. तो पर ये कि आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आप स्क्रूटनाइज होते हो, एंड देन सोनिया अहमद आवर प्रेसिडेंट, शी सिलेक्ट्स इट, और उसके बाद हम लोग 300 to 400 क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हैं, एंड यू आर आस्क्ड दोस क्वेश्चंस, सो इट्स लाइक अ होल स्टडी। अच्छा, ठीक है, पेजेंट रिलेटेड, ये नहीं है कि आपने तैयार होके जाना और आपकी सिलेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के ज़हन में तो यही है। क्या आपको अपने आप में क्या, जैसे आप कहेंगे thousands of girls जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड यू गॉट सिलेक्टेड, तो ऐसा आप क्या समझती हैं कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज थी जो आपको बाकी लड़कियों से आप डिफरेंट थी उनसे? That is something, I think every woman first of all is very beautiful, but getting this title does not mean you're the only beautiful girl. Doesn't make sense because everybody is beautiful. So the thing is, इसके अंदर ये है कि 1% I would say is just that, but your personality test, overall how you speak, how you behave with other people, आपकी एक personality क्या है, तो उसको काउंट करता है overall. तो बिजनेस को भी आप साथ साथ लेकर चल रही हैं। हम ये देखते हैं कि जब भी इंसान किसी ऐसी फील्ड में सक्सेसफुल होता है कि इस तरह से पेजेंट आपको मिल जाता है, या आप किसी ड्रामा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो लोग अपना बिजनेस को परसू नहीं करते। वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक फॉर्मूला है वो साथ आप चला रही हैं, वो एक्सपीरियंस फिर कैसा है और उसको किस तरह मैनेज कर रही हैं? देखिए, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड वेरियस अदर प्लेसेस, नेशनली एंड इंटरनेशनली। वो तो मेरा पैशन है, सो आई डू मेकअप माई सेल्फ, आई डू ब्राइड्स, I even freelance. If I have to travel, I even go to Dubai for doing brides. I even go to like I go places. So this is something that I'm not going to leave. ये काम तो जरूरी है because this is something that I really enjoy. चूज करने का पूछें तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। Sorry? अगर दोनों में से चूज करने का मैं आपसे कहूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। देखिए, चूज नहीं, I think आप दोनों तीनों चीजें, कुछ भी आप, you know, women they have so much power. They are multitaskers. I think you can do a lot. ठीक है, और मुझे और भी टाइम मिले मैं और भी कुछ कर लूंगी। तीसरी चीज पे बिल्कुल मैं आना चाह रहा हूँ कि एक्टिंग भी अब आपने स्टार्ट कर दी है, एक फिल्म भी आपकी इन प्रोसेस है, उसके बारे में बताएं। वो फिल्म अभी इन प्रोसेस है और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका हुआ है। इट्स कॉल्ड सनक, इट्स डायरेक्टेड बाय हसन फरीद एंड वी आर वेटिंग कि होपफुली इसी साल सिनेमाज में विल बी एबल। क्या रिवील करेंगी, क्या क्या स्टार कास्ट है इस मूवी की? इसके अंदर मोस्टली न्यू एंड वी हैव अ मिक्स ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट टुगेदर, और रिवील मैं यही कर सकती हूँ फिलहाल कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर है and I think everybody should like just wait and do come to cinemas to watch it. ठीक है। तो जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं फिर उनको क्या आप मशवरा देंगी, एक बीइंग अ मिस पाकिस्तान यूनिवर्स होते हुए भी, अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस रन करते हुए भी, और बीइंग एन एक्ट्रेस भी? मैं सब लड़कियों को यही कहूंगी कि यू नो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड,
my mother was a single parent. I really worked hard. And I had gone through so much struggles, I never gave up. So I want all the girls never to give up or keep striving and just achieve your dreams. Very good. अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप सिलेक्ट भी हुई और जब मैंने पूछा कि कौन सी क्वालिटी है जो आपको डिफरेंशिएट करती है विद अदर गर्ल्स, तो आपने कहा कि पर्सनालिटी ओवरऑल आपकी ब्यूटी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे बोलते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे आंसर करते हो। हमारे हम यूजुअली देखते हैं ना कि जो रवैये हैं या जो बिहेवियर है वो बड़े रैशनल होते हैं। सो जो खवातीन आपको देख रही हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनको क्या कहोगे, कैसे कहोगे कि कैसे अपने आप को एक कंपोज्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। Confidence with confidence is the key for everything in life, I would say. People are sometimes, there are women who are very beautiful but they don't have confidence, so they lack personality. Is I think वो एक finishing schools भी होते थे, people used to go there. It's very important for girls to actually be confident and to be groomed in every way, physically and otherwise too. ठीक है। अच्छा, अब ये टाइटल तो आपने अपने नाम कर लिया, अब नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, किस टाइटल पर अभी नज़र है, इंटरनेशनली भी जाएंगी? जी, हमारे 50 पेजेंट्स होते हैं ईयर में, डिफरेंट इंटरनेशनली, सो इट्स लाइक अ प्राइड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्रेजेंट, नॉट ट्राई बट डेफिनेटली विल गो फॉर द इंटरनेशनल पेजेंट। अमेजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। बेस्ट विशेस फॉर दैट। कैसा रिस्पांस मिला फैमिली के, फ्रेंड्स की तरफ से? देखिए, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बिकॉज ये पेजेंट देखें, जो सोनिया अहमद है, शी इज अ वुमन herself and all ये सारा काम women, she is handling it, so it was very comfortable, क्योंकि अगर कोई मर्द कर रहा होता तो वो बहुत एक डिफरेंट अनकंफर्टेबल भी हो सकता था। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया एंड they were quite happy and they're all very supportive. अच्छा, हमारी सोसाइटी में अभी तक वो है ना, टैबू है या थोड़ी सी एक ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सी सोच है, खवातीन अगर आगे बढ़ रही हूँ या इस फील्ड में खासकर जा रही हूँ या ड्रेसिंग अगर हमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो एक सोशल मीडिया पर एक पूरा सिलसिला है, इसका आगाज हो जाता है, फिर फैमिली सोशल प्रेशर हमारे यहाँ, इस तरह की किसी चीज का आपको खासकर सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। यस, मुझे व्हेन आई वाज कमिंग इन दिस फील्ड, मुझे पता था कि आपको अपने कल्चर और एज बीइंग अ पाकिस्तानी खुद को लेके प्रेजेंट करना है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आप उन ग्राउंड्स में और अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए आगे काम कर रहे हो, तो आई थिंक फैमिली भी सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स भी, एंड एवरीबडी इज लाइक, इवन योरसेल्फ यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है। और जिस तरह से पहले भी आपने कहा कि जो पेजेंट है इसमें आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हैं, डिफरेंट कॉजेज को लेकर। जी, अभी हम लोग सुंदस फाउंडेशन, हम लोग डिफरेंट एनिमल शेल्टर्स, जो अब्यूज चिल्ड्रन के ऑर्फनेजेस हैं जिसमें अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, सबको विजिट करना है, और डिफरेंट और भी गर्ल्स हैं, सो वी ऑल हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विजिट देम एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत सारे काम आप एक साथ कर रही हैं कंटिन्यू, जो तो इंस्पिरेशन भी है, बहुत सारी खवातीन अभी आपको देख भी रही होंगी, तो वो जरूर जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि बहुत सारी आपकी वार्डरोब में लातादाद कपड़े होंगे, जूते होंगे, बैग्स होंगे, कलेक्शन का शौक है आपको? जी, ऑफ कोर्स, आई थिंक ये हर लड़की को ही शौक होता है ना, तो सबके पास ही होते हैं, बस ऑफ कोर्स नेचुरली a girl always likes to dress up well and keep all the accessories. तो कहाँ से फिर शॉपिंग करना पसंद करती हैं आप, इंटरनेशनली या नेशनली, कहाँ से? आई थिंक देखिए, मुझे कहीं पे भी कोई चीज अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। ब्रांड कॉन्शियस? नो, आई एम नॉट एट ऑल ब्रांड कॉन्शियस। ठीक है, मतलब कोई किसी किस्म का नहीं है कि ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड ही होना चाहिए। नहीं, कैरी करना आना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई थिंक आई एम वेरी ओके विद दैट। आजकल तो लोग है ना, अगर बैग भी पकड़ा हुआ तो लोगो उन्होंने अपफ्रंट किया हुआ है। आई थिंक आई एम नॉट वन ऑफ देम, लाइक आई एम ओके, आई एम नॉट एट ऑल ब्रांड। फील्ड में आप है वहां पर तो मेरे ख्याल से लोग बड़ा जज करते हैं। देखिए, वो जज कर ही नहीं पाते, बिकॉज द वे यू कैरी योरसेल्फ इज एन आर्ट। अमेजिंग। तो क्या आगे बिनिश, क्या प्लान है, क्या क्या करना है आगे? क्या प्लान्स है? Still, makeup, as I'm already doing makeup. I want to excel in it, and I want to learn more. I want to do more diplomas in it, and plus acting कर रही हूँ. Acting के projects कुछ और भी आ रहे हैं मेरे पास, तो I will definitely go for acting along with this pageant. और प्लानिंग है कि जो मजीद अपने सलोन की ब्रांचेस हैं वो ज्यादा ब्रांचेस बनाए जाएं, अब नेटवर्क को फैलाया जाए। God willing, I hopefully ये हो, but of course that can be one of the greatest things ever. और ये आजकल सर्जरीज की तरफ बड़ा रुझान है, जो भी लोग टीवी पर आ रहे हैं,
और जो भी फैशन से रिलेटेड लोग हैं या जिस तरह से मिस पाकिस्तान यूनिवर्स टाइटल आपने जीता है, तो जो सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं ये कितना ठीक है या कितना गलत है? देखिए आई थिंक एक पर्सनल चॉइस है किसी की, बिकॉज आई वुड बी ट्रूली बाइस्ड इफ आई से कि हाँ ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हर इंसान की एक अपना पर्सनल रीजन होगा और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ खूबसूरत, क्या पता उसका कोई पर्सनल रीजन हो। और हमें सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, क्रिटिसाइज कम करना चाहिए। बीनिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।